बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ भी एक स्ट्रक्चर है और बज़ाते खुद इसे एक सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि इसे जो हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उन्हीं की एक फॉर्मेशन कंसिडर किया जाता है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि आप एक इफ के अंदर अगर दूसरी इफ लिखते हैं तो इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। और बाय डेफिनेशन यूं कहा जाता है, इफ विद इन अ इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। दोबारा से मैं बोल देता हूं, इफ विद इन अ इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। यानी एक इफ के अंदर अगर आप दूसरी इफ लिख देते हैं, यानी इफ कंडीशन लिख देते हैं या स्ट्रक्चर लिख देते हैं, तो आप इसे नेस्टेड इफ कहते हैं। नेस्टेड इफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों की बुक में से प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ 5.14 और 5.13। पहले प्रोग्राम देख लेते हैं 5.14 को। अगर मैं जनरल प्रैक्टिस की बात करूं तो जनरल प्रैक्टिस के अंदर नेस्टेड इफ को हमेशा इग्नोर किया जाता है। कोशिश की जाती है कि किसी भी प्रोग्राम को नेस्टेड इफ की सूरत में ना लिखा जाए। जितना इसे अवॉइड करना पॉसिबल होता है उतना इसे अवॉइड किया जाता है। और ये क्यों अवॉइड किया जाता है, आप अभी प्रोग्राम देखेंगे, आपको प्रोग्राम जो है वो देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो इसे समझना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामर के लिए नेस्टेड इफ लिखी हुई जो है वो समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसे अंडरस्टैंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामर्स को या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाते हैं जहाँ पे मजबूरी बन जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कि उसे नेस्टेड इफ लिखनी ही पड़ती है। तो इसीलिए आप लोग भी यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स ही देखेंगे बुक के अंदर नेस्टेड इफ से रिलेटेड। और जर्नल प्रैक्टिस भी यही होती है कि जो एग्जामिनर होता है वो कोशिश करता है कि वो प्रोग्राम या जो भी एग्जाम्पल दे उसके अंदर नेस्टेड इफ मौजूद ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इसे लिखना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और अंडरस्टैंड करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं इसकी एग्जांपल्स जो हैं बुक के अंदर जो मौजूद हैं वो आप लोगों को करवाता हूं और आप लोगों ने इसे तैयार करना है और कोशिश करना है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए और आप लोग इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके देख सकें और लिख सकें। अब अगर नेस्टेड इफ को हम लोग अवॉइड करते हैं तो इसी की रिप्लेसमेंट में हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम स्विच स्ट्रक्चर कहते हैं। और जहाँ पर भी नेस्टेड इफ हम अवॉइड करते हैं उसकी जगह हम लोग स्विच स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, जो कि लिखना, समझना और उसकी लॉजिक डिज़ाइन करना इंतहाई आसान है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं उनके अंदर हम लोग स्विच स्ट्रक्चर देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द नेस्टेड इफ कंडीशन। वो कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूज़र से 3 नंबर्स लेने हैं और उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है नेस्टेड इफ को इस्तेमाल करते हुए। यानी आप एक इफ लिखेंगे उसके अंदर दूसरी इफ लिखेंगे, ठीक है। इफ विद इन अ इफ को नेस्टेड इफ कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। फिर हमारे पास प्रोग्राम का मेन फंक्शन है और प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अंदर हम इंटीजर डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए 3 वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन 3 वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल करेंगे यूज़र की जानिब से 3 इनपुट्स रिसीव करने के लिए। वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन के फ़ौरन बाद हम लोग एक सी आउट मैसेज जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, एंटर 3 नंबर्स। यानी हम यूज़र को एक मैसेज देते हैं कि वो 3 नंबर्स जो हैं वो कोई से भी एंटर करें और उसके बाद सी इन कमांड की मदद से उन 3 के 3 नंबर्स को इन वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टोर करवा लेते हैं। पहले नंबर को वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करवाते हैं, दूसरे नंबर को वेरिएबल बी के अंदर और तीसरे नंबर को वेरिएबल सी के अंदर। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम लोग इस्तेमाल करते हुए इस बात का डिसीजन लेंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर जो है वो सबसे छोटा है। तो मैं इस एग्जांपल को समझाने के लिए आप लोगों को डमी डाटा जो है वो इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उसके बगैर ये समझ आनी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फर्ज कर लेते हैं कि वेरिएबल ए के अंदर यूज़र ने एंटर किया 2, वेरिएबल बी के अंदर यूज़र ने एंटर किया 5 और इसी तरह वेरिएबल सी के अंदर यूज़र ने एंटर किया 7। अब हमने
इफ कंडीशन जो है वो लिखी हुई है यहाँ पर। इफ कंडीशन को देखना है, सबसे पहले इफ कंडीशन लिखा हुआ है a इज लेस देन b, ठीक है, a की वैल्यू b से कम है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में हम लोग पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके थे कि अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो उसके फौरन बाद मौजूद स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इफ के फौरन बाद जो है, यानी कि एक इफ के अंदर फर्दर एक इफ मौजूद है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर जाएंगे। इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू जो है वो बी से कम है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी हम अज्यूम कर लेते हैं कि फिलहाल ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर आते हैं। इफ ए इज लेस देन सी, अगर ए सी से कम है, अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मौजूद है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसके अंदर एक सिंपल सा सी आउट मैसेज है, ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ए जो है वो सबसे छोटा नंबर है। अब जब ये वाली कंडीशन इनर इफ कंडीशन ट्रू हुई थी तो इसका एल्स वाला हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पे इग्नोर हो जाएगा, यानी ये वाली स्टेटमेंट जो है मुकम्मल तौर पे इग्नोर होगी, इसमें से मौजूद कोई भी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर हमारी ये वाली यानी कि आउटसाइड वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सॉरी ट्रू हो जाती है, तो इसके रिस्पॉन्स में जो हमने एल्स लिखा हुआ है वो भी मुकम्मल तौर पे इग्नोर हो जाएगा। इस फर्स्ट इफ के रिस्पॉन्स में हमने ये एल्स लिखा है और इस एल्स की बॉडी जो है उसके अंदर फर्दर एक हमारे पास इफ मौजूद है जो कि मुकम्मल तौर पे इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि हमारी ये सबसे आउटर इफ जो है वो ट्रू हो गई थी। अब हम दोबारा से जो है वो एग्जम्पशन करते हैं, इस दफ़ा हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 11, ठीक है, यानी अब हमारे पास जो डाटा यूजर की जानब से एंटर किया गया, वेरिएबल ए के अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है 11, वेरिएबल बी के अंदर मौजूद है 5, इसी तरह वेरिएबल सी के अंदर मौजूद है 7। तो हम फिर दोबारा से शुरू से देखते हैं इफ कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास ये आउटर मोस्ट इफ कंडीशन जो है इसे देखा जाएगा, इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, तो ये वाली हमारी इफ कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। जब हमारी ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके रिस्पॉन्स में इसके मौजूद नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। इफ कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में हम एल्स के अंदर मौजूद जो स्टेटमेंट होगी उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम इस एल्स पे आ जाएंगे और इस एल्स पे जब आएंगे तो इसके अंदर फिर दोबारा से हमें एक इफ कंडीशन लिखी हुई नजर आएगी। हम इस इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। इफ बी इज लेस देन सी, क्या बी जो है उसकी वैल्यू सी से कम है? अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, सी आउट बी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और बी जो है वो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है तो इसका ये एल्स वाला हिस्सा जो है ये मुकम्मल तौर पे स्किप हो जाएगा। अब हम इसी डाटा को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और 11 यहाँ पे हम कर देते हैं 15 और C की वैल्यू जो है हम अज्यूम कर लेते हैं कि यूजर ने एंटर की थी 7। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। इफ A इज लेस देन B, क्या A की वैल्यू जो है वो B से कम है? ये हमारे पास ट्रू हो जाती है, ठीक है। ये जैसे ही ट्रू होगी अब हम इस वाली इफ के ऊपर आएंगे। इफ A इज लेस देन 7, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। जब ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, C इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेस्टेड इफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और अगर पेपर के अंदर आप लोगों को कहीं पर भी नेस्टेड इफ जो है वो नज़र आए तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऑप्शनल के तौर पे जो है वो उस क्वेश्चन को जो है वो आप स्किप करें और दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए। इसकी लॉजिक डेवलप करना जो है हमेशा से, ठीक है। अब इसे रन करके चेक कर लेते हैं और अगर कहीं पर उसने मेंशन नहीं किया होता कि आपने नेस्टेड इफ ही इस्तेमाल करनी है, नॉर्मली किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती कि आपने इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, जस्ट जो है वो आपसे लॉजिक जो है वो डिमांड की जाती है, ठीक है। जब आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो आप कोशिश करें कि आप नेस्टेड इफ को इग्नोर करें, उसकी जगह स्विच स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें या फिर सिंपल इफ एल्स से गुजारा करें, ठीक है। उसी की बेस के ऊपर अपनी लॉजिक जो है वो बनाएं और प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो हासिल करें। अब इसे रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 2, उसके बाद मैंने एंटर की थी 5 और फिर मैंने एंटर की थी 7।
तो 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब मैं फिर दोबारा से इसे रन करता हूँ। इस दफ़ा मैं जो सेकंड नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट प्रोवाइड करूँगा, 5, 3 और 7। तो 3 हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है। अब मैं लास्ट वाला वेरिएबल जो है उसके अंदर सबसे स्मॉल नंबर प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं 11 एंटर कर देता हूँ, फिर मैं 9 एंटर कर देता हूँ और अब मैं 5 एंटर कर देता हूँ। तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसी की सेकंड एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल मौजूद है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर एंड डिस्प्ले वेदर ऑल द नंबर्स आर इक्वल और नॉट यूजिंग द नेस्टेड इफ कंडीशन। वो कह रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से इनपुट ले 3 नंबर्स की और चेक करे कि आया यूज़र ने जो नंबर एंटर किए हैं क्या वो तीनों के तीनों नंबर बराबर हैं या नहीं। तो ये हमने करना है नेस्टेड इफ से, यानी अगर यूज़र 3 की 3 दफ़ा जो है वो सेम एंट्री प्रोवाइड करता है, यानी कि तीनों वेरिएबल्स के अंदर सेम वैल्यू स्टोर करता है, तो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेज होगा नंबर्स आर इक्वल। और अगर नहीं होगा यानी कि तीनों नंबर्स जो है डिफरेंट होंगे तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जी 3 नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए 3 वेरिएबल जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर डिक्लेयर करवाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, ए, बी और सी के नाम से। फिर हम एक सी आउट मैसेज देंगे जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा और इस सी आउट मैसेज के डिस्प्ले होते ही यूज़र जो है वो 3 नंबर्स हमें प्रोवाइड करेगा। इन तीनों नंबरों को हम इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लेंगे। वेरिएबल ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे, इसी तरह हम वेरिएबल बी के अंदर जो है एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे और इसी तरह से हम वेरिएबल सी के अंदर जो है एक वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। ये मैं यहाँ पर डमी डाटा जो है वो इस्तेमाल करने लगा हूँ। फिलहाल मैं तीनों वेरिएबल्स के अंदर सेम जो है नंबर स्टोर करवाऊंगा और इसे एग्जीक्यूट करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास सबसे पहली इफ कंडीशन क्या है। ठीक है, और ये है जी हमारे पास इफ a इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर फिर दोबारा से हमारे पास एक इफ कंडीशन मौजूद है, इफ a इज इक्वल टू सी, क्या a c के बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो आपस में बराबर हैं और ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ऑल नंबर्स आर इक्वल, और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास स्किप हो जाएंगी। ठीक है, अब बाकी स्टेटमेंट्स किस तरह से स्किप होंगी वो भी मैं बताता हूँ। देखें, अगर ये वाली कंडीशन सबसे आउटर मोस्ट जोन सी है, इफ कंडीशन ट्रू होती है तो उसके रिस्पॉन्स में ये एल्स वाली जो स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली स्किप हो गई। अब आ जाते हैं इनर कंडीशन के ऊपर। अगर ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होती है तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास ये स्टेटमेंट सी आउट एग्जीक्यूट होगी। इस इनर इफ कंडीशन का ये वाला हिस्सा बनता है जी एल्स, और जब ये ट्रू हो गई तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट जो है स्किप हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें से एक नंबर जो है वो डिफरेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं जी क्या किस तरह से जो है वो हमारी एग्जीक्यूशन होगी। इफ ए इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास फॉल्स हो गई। जैसे ही ये फॉल्स होगी इसके नीचे मौजूद जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी स्किप हो जाएगी। इसके नीचे मेरे पास ये पूरे का पूरा ब्लॉक मौजूद है, ये सारे का सारा स्किप हुआ। इस कंडीशन के फॉल्स होने पे मैं इस इफ कंडीशन के एल्स वाले हिस्से के अंदर आ गया। एल्स वाले हिस्से के अंदर क्या स्टेटमेंट मौजूद है, नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब वो चाहे एक नंबर डिफरेंट हो जाए या तीनों नंबर आपस में डिफरेंट हो जाए तो हमारे पास नंबर्स आर डिफरेंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब मैं इसे सेम कर देता हूँ, इस वाले को डिफरेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूशन होगी। सबसे पहले इफ कंडीशन चेक होगी, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं, ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब है कि ये एल्स वाला हिस्सा स्किप हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इफ कंडीशन के ऊपर आएंगे, इफ ए इज इक्वल टू सी,
ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा जो है स्किप हो जाएगा सी आउट का। इसकी एल्स के अंदर जो मौजूद स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, नंबर्स आर डिफरेंट, और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि नंबर्स जो है आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के अलावा भी मैं आप लोगों को टिप भी दे चुका हूँ कि अगर पेपर के अंदर मेंशन ना हो कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, तो आप कोशिश करें कि नेस्टेड इफ को जो है वो हमेशा अवॉइड करें। ठीक है, इसकी लॉजिक डेवलप करने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।